सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होते हैं बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम लोग फॉलो करते हैं व्हाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो बेसिकली कार्बन के कंपाउंड होते हैं। कार्बन का हम लोग जानते हैं कि दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज कार्बन को एक बहुत स्पेशल एलिमेंट बनाते हैं, और इन कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग नेम करने के लिए हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो चलिए देखते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एक कार्बन, कोई भी कार्बन का कंपाउंड को अगर हम लोग नेम कर रहे होंगे तो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। कार्बन के कंपाउंड को नाम के आगे हम लोग सबसे पहले एक प्रीफिक्स लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट वर्ड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो एक कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें नेम करना रहा तो हम इस बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, उसका हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड, उसका हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, उसका लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब चलिए हर एक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए हर एक पर्सपेक्टिव को हम लोग अब डीप से समझते हैं, और समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड होता है रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो रूट वर्ड बेसिकली हमें ये बताता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने एटम्स है। तो अगर समझ लीजिए कि लॉन्गेस्ट चेन में एक ही एटम है, एक एटम हुआ अगर लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम उसे लिखेंगे मिथ। रूट वर्ड हो जाएगा मिथ, METH, मिथ। 2 होगा तो हो जाएगा इथ। अगर 3 एटम हुआ तो हो जाएगा प्रोप। अगर 4 एटम हुआ तो हो जाएगा ब्यूट। अगर 5 एटम हुआ तो हो जाएगा पेंट। अगर 6 एटम हुआ तो हो जाएगा हेक्स। अगर 7 एटम हुआ तो हो जाएगा हेप्ट। अगर 8 एटम हुआ तो हो जाएगा ऑक्ट। अगर 9 एटम हुआ तो हो जाएगा नॉन। और अगर 10 एटम हुआ तो हो जाएगा डेक। तो हम देख रहे हैं कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में अगर एक एटम हुआ तो हो जाएगा मेथ, 2 हुआ तो इथ, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नॉन और 10 हुआ तो डेक। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ये। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन का ये वाला है, ये है लॉन्गेस्ट चेन। और इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने एटम्स है हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 एटम्स है। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो इसके नाम में जब हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ टफ एग्जांपल्स भी लेके देखते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, लेकिन मैं बस अभी कार्बन कार्बन चेन को दिखा रहा हूँ। मैं अभी ये नहीं दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। हर एक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। मैं बस अब कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक कार्बन कार्बन चेन देखते हैं और समझते हैं कि इसमें रूट वर्ड कैसे लिखेंगे।
सपोज एक कार्बन कार्बन चेन लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे समझना है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने एटम्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एटम जो है लीनियर वे में कनेक्ट हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पे हम ये इसको कंसीडर करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे देख रहे हैं बस दो ही एटम है, लेकिन ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब दूसरा केस हम ये कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये भी तो जा सकता है यहाँ से। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पे 9 एटम्स आ जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे करके जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम्स आएगा। यहाँ पे हम ऐसे करके जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा इस केस में। और इसका रूट वर्ड क्या होगा? नॉन। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा आइटम एकदम लीनियर वे में कनेक्टेड है। हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर मतलब लीनियरली कैसे जा रहा है। पहले ये ऐसे जा रहा है, देन ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम लोग ये वाला केस क्यों नहीं कंसीडर कर रहे लॉन्गेस्ट चेन के लिए। हम लोग ये क्यों इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि अगर हम लोग इस केस को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 8 एटम्स होंगे। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 9 एटम्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पे रूट वर्ड हो जाएगा नॉन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एटम मतलब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में रूट वर्ड क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स से पहले हम ये समझते हैं कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जो होता है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो हर एक टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या वो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमें बताएगा कि पोजीशन ऑफ पोजीशन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो हमें प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा कि लॉन्गेस्ट चेन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है या वो डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, और वो बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये नेमिंग होता कैसे है। अगर समझ लीजिए कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम उसको हम नाम देते हैं, सॉरी पहले हम लोग देखते हैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे हम लोग प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हो जाएगा आइन, वाई एन ई आइन। तो अब हमें पोजीशन और नंबर का भी इंडेक्स नंबर का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन को नंबरिंग कैसे किया जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि लॉन्गेस्ट चेन हमें डिटरमाइन कैसे करते हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन खोजते कैसे, तो समझ लीजिए अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है, अगर समझ लीजिए ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो जाएगा। अगर समझ लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन है तो इसमें हमें नंबरिंग करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग के लिए भी कुछ क्राइटेरिया फॉलो होता है, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कैसे करता है। अभी हम लोग बेसिक नंबरिंग कर रहे हैं और बाद में मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि हमें किस साइड से नंबरिंग करना चाहिए। अभी हम जनरल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, यहाँ से 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, इसको 5 नंबर देंगे, इसको 6 नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम हर एक कार्बन को नंबर दे रहे हैं कुछ, तो ये हमें नोमेनक्लेचर में मदद करेगा। तो अभी इस रूल को हम लोग फॉलो करके देखते हैं कि यहाँ पे फॉलो कैसे हो रहा है। मतलब तो अगर समझ लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। हर एक कार्बन अपना 4 वैलेंसी शो करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से कंसीडर करके चलना है कि हर एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर समझ लीजिए ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है।
तो अब हमें सोचना है कि हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग किस साइड से करेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से भी जा सकते हैं नंबरिंग करने के लिए, और हम वहां से भी जा सकते हैं नंबरिंग करने के लिए। तो अब हमें एक रूल समझना है कि हमें देखना है कि किस साइड से कार्बन को नंबरिंग देने से ये डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। तो हमें देखना है कि किस साइड से नंबरिंग करने से ये इसको छोटा नंबर मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे नंबरिंग, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से जाएंगे तो इसको 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। हम छोटा, हमेशा छोटा नंबर देखते हैं बॉन्ड। अगर हमें सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स अगर हमें देखना है तो हम हमेशा छोटा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें डबल बॉन्ड का नंबरिंग करना है तो यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है। तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डबल बॉन्ड 3 नंबर में आ रहा है। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, सॉरी हम यहाँ पे पहले लिखेंगे रूट वर्ड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो रूट वर्ड क्या होगा, हेप्ट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम 7 कार्बन है, तो हेप्ट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 3 नंबर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इन। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेप्ट 3 इन। अब यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने के लिए, कि समझ लीजिए कि अगर नोमेनक्लेचर के बीच में हमारा पोजीशन आ रहा है तो हमेशा उसका आगे और पीछे डैश लिखना पड़ेगा। समझ लीजिए कि मिथ टू आइन होगा। अगर समझ लीजिए मिथ टू आइन है, मिथ टू आइन, तो यहाँ पे हम, सॉरी मिथ टू आइन नहीं, प्रोप टू आइन। अगर प्रोप टू आइन है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन का नंबरिंग हम कर रहे हैं और जहां पे पोजीशन आ रहा है उसका आगे और पीछे डैश यूज कर रहे हैं। तो ये डैश यूज करना इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स का डिडक्शन भी हो सकता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें माइंड में रखना है। और आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि समझ लीजिए कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हुआ और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि लॉन्गेस्ट जब 4 आइटम्स होता है तो हम ब्यूट लिखते हैं। और कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, अगर हम यहाँ से, अगर हम इस बार यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी इसको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको भी इसको 2 नंबर मिलेगा। हम कहीं से भी नंबर कर देंगे और यहाँ पे इसका ब्यूट टू आइन हो जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स यूज कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स, it represents substituent atom or set of atoms attached to longest carbon carbon chain। तो प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्स्टिट्यूएंट एटम और सेट ऑफ एटम्स अटैच टू लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सब्स्टिट्यूएंट ही मेन है जो कि इस डेफिनेशन को थोड़ा अटपटा बना रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले आ सकता है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब को हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे आ सकता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, अब ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। हम जानते हैं कि एल्केन वो
ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और वो जितने भी कार्बन कार्बन के एटम्स होते हैं सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्काइल ग्रुप वो होता है जब हम एल्केन में से एक H हटा देते हैं। एल्केन में से अगर हम एक H एटम का, हाइड्रोजन का एटम हटा देते हैं तो बनता है एल्काइल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन, ये है मीथेन। अगर इसमें से हम एक, अगर हम इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम हटा दे तो यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल, CH H, और कार्बन के पास यहाँ एक एटम बचेगा। तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप। तो समझते हैं कि अब एल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। पहले होता है मिथाइल, जो कि मैंने आपको दिखाया। मिथाइल जो कि होता है CH3, यानी कि ये इथाइल जो कि होता है C2H5, और प्रोपाइल बेसिकली वही फॉलो हो रहा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, जो हमने रूट वर्ड में पढ़ा है वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बस लास्ट में आइल डाल दिया है, तो प्रोपाइल होगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा C3H7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यही बेसिकली यही एटम्स, यही जो एल्काइल ग्रुप है, यही हमारे सिलेबस में है। अगर इससे भी आगे जाना है तो हम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर हम CH2 ग्रुप जोड़ दे तो यहाँ पे बन जाएगा ब्यूटाइल बन जाएगा। इसमें एक C जोड़ दीजिए और इसमें 2 H जोड़ दीजिए तो हो जाएगा C4H9, ये हो गया ब्यूटाइल। पेंटाइल भी बना सकते हैं ऐसे करके, C5H11। बस ये वाला ग्रुप जोड़ते जाओ और आगे बनाते जाओ। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक कार्बन का चेन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हैलाइड ग्रुप आता है तो इसका भी नाम हमें इसका भी नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ सेट ऑफ नेम्स है। जैसे कि हम देखते हैं क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आयोडो। तो अगर यहाँ पे इस केस का बात करें तो यहाँ पे हमें नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से क्लोरीन को छोटा नंबर मिले, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्लोरीन को छोटा नंबर मिल रहा है। प्रीफिक्स में क्या होगा, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 क्लोरो, 4 आइटम है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ये डैश जो होता है बस नंबरिंग का टाइम में देना है, और हमें कहीं पे भी डैश नहीं देना है। तो इसे हम लिखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। कैपिटल और स्मॉल लेटर से फर्क नहीं पड़ता है, यूज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये डैश यूज करो और इसका पोजीशन सही से लिखो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। और अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं और समझते हैं कि नोमेनक्लेचर में ये सफिक्स क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। सेकेंडरी सफिक्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एटम से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। पहले लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स
फंक्शनल ग्रुप attached to longest कार्बन चेन। तो अब हमें समझना है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कुछ सेट ऑफ एटम्स होते हैं जो कि मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो अब आप बोलिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट भी तो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करा था, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में उस हद तक नहीं होता है कि जिस हद तक फंक्शनल ग्रुप का होता है। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ये डिसाइड मतलब उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक अल्कोहल अलग होता है और एक एसिड अलग होता है, तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल में क्या अलग है और एसिड के मॉलिक्यूल में क्या अलग है, ये हमें बताएगा फंक्शनल ग्रुप। हम जानते हैं कि एक क्लोरो, अगर समझ लीजिए कि एक कार्बन कार्बन के चेन में क्लोरो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर समझ लीजिए यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो जरूर डिफरेंस हमें दिखेगा और डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट होगा कि कहाँ अल्कोहल और कहाँ एसिड, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तो अब हमें समझना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो इस चीज को हमें बहुत डीपली समझना है क्योंकि यही मेन चीज है जो इस चैप्टर का क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है हमारा अल्कोहल। अब अल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसा होता है, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसा है, तो यहाँ पे O होगा और यहाँ पे H होगा, तो OH यहाँ पे प्रिंसिपल चेन होगा, तो प्रिंसिपल चेन उसके बाद OH। हम जानते हैं ऑक्सीजन का टेंडेंसी डबल बॉन्ड बनाने का होता है, तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाना है प्रिंसिपल के साथ। अगर प्रिंसिपल चेन के साथ अगर सिर्फ OH जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो अल्कोहल है। ऐसे करके देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा गया, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दिख कैसा रहा है, आप देखिए वापस कि एक कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है जो कि हमारा मेन चेन है, जो हम जानते हैं मेन चेन है जो कार्बन कार्बन चेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्रिंसिपल चेन, उसका होता है अल्कोहल एल्डिहाइड। अब कीटोन समझते, कीटोन अगर समझ लीजिए कि अगर समझिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल चेन है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल चेन है, तो इसे हम बोलेंगे कीटोन। अब कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे H आता है देखिए, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में प्रिंसिपल चेन है, यानी कि दोनों साइड में कार्बन कार्बन होगा, यहाँ पे दोनों साइड में कार्बन होंगे, ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड में देखिए एक साइड में H आ जा रहा है, तो ये इसको डिफरेंट बनाता है कीटोन से। उसका हम समझेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब देखिए ये कुछ हद तक कीटोन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। यहाँ पे OH आ रहा है, OH आ रहा है तो आप बोलेंगे कि अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो आ रहा है तो आप बोलेंगे कि कीटोन है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो ये कुछ एसिड के प्रॉपर्टीज मतलब ये H प्लस आयन देने लगता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये H प्लस आयन देने लगता है, तो इसलिए इसको एसिड हम मानेंगे और इसको हम लोग कुछ अलग ग्रुप में डाल देते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O ऊपर साइड में OH और उसका बगल में प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन हम जानते हैं कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो अब देखते हैं कि
अब हमने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है फंक्शनल ग्रुप का। कुछ हम अब और भी फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, लेकिन हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखते हैं कि इनका नाम में क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, अल्कोहल का ऑल हो जाएगा, ऑल, ओ एल, ओ एल एल। अगर अल्कोहल है तो अब इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ऑल। एल्डिहाइड होगा तो इसका लास्ट में आ जाएगा अल, ऑल नहीं अल, ए एल, अल। अल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, वन नहीं ओन, ओ एन ई, ओन। इसे हम वन नहीं से ओन बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा ओइक एसिड। तो अब आपको लग रहा होगा ये सब तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन का ये चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ओ एच। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 प्रो एन, सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, और यहाँ पे 1 पे 1 2 3। मैंने आपको बताया था जहाँ पे, अब यहाँ पे हम और एक चीज समझना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, हमें फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देने की कोशिश करना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे छोटा नंबर 1 मिल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से 1 दे दिया। प्रोपेन 1 ओइक एसिड। आपको पता है कि हम 1 को लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोपेन ओइक एसिड लिख देंगे इसको, प्रोपेन ओइक एसिड। अगर और एक एग्जांपल देखें, OH, तो ये होगा क्या होगा, प्रोपेन ऑल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एन जो है ये हमें बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और ऑल बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब और एक चीज पूछेंगे कि यहाँ पे एन क्यों नहीं लिखा, प्रोप ए एन क्यों लिखा, यहाँ पे ए एन ई पूरा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे बस ए एन क्यों लिखा, ए एन ई ऑल। प्रोपेनॉल क्यों नहीं लिखा, प्रोपेनॉल क्यों लिखा। यहाँ पे एक और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें समझना है कि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे हम देखते ई भी एक आ रहा है, उसका ओ आ जा रहा है, तो दो वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते। तो अगर दो वॉवल्स को एक साथ नहीं लाना है तो हम यहाँ से ई हटा देंगे, ई को गायब कर देंगे। यहाँ पे यहीं पे देख रहे हैं कि प्रोपेनोइक एसिड है, यहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड है तो यहाँ पे ओ ई और ओ एक साथ आ जा रहा है, तो जो है थोड़ा सा नाम को थोड़ा डिस्टर्ब मतलब अजीब बना देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, तो क्या होगा, एन ओइक एसिड, मतलब ई नहीं आएगा, तो नाम थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, नाम पूरा एक सीक्वेंस में चलेगा। तो यहाँ पे ई हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे होगा प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं, कीटोन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए सी है, डबल बॉन्ड ओ। आपको फिर से बता रहा हूँ कि हर एक यहाँ पे हर एक कार्बन 4 वैलेंसी फिल कर रहा है। यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, तो इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक टाइम वेस्ट है यहाँ पे दिखाना। आपको पता ही होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका क्या होगा, प्रोपेन नोन। लेकिन ओन क्या यहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोप एन 2 ओन। तो कीटोन नंबर 2 में आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया प्रोपेन 2 ओन। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब हम कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स को देखते हैं और देखते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसा होता है। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स में नजर डालते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, और बस 2 फंक्शनल ग्रुप्स रह रहा है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स का वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। तो देखते हैं, ईथर, ईथर। अब समझते हैं चलिए ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ईथर क्या होता है कि यहाँ पे भी प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन उसका ओ, और उसका प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन नहीं, हम समझते कार्बन चेन, कार्बन चेन लिख देते हैं यहाँ पे बस, कार्बन चेन। यहाँ पे भी कार्बन चेन, कार्बन चेन। तो यहाँ पे ईथर का हम पहले कुछ बना के देखते हैं कि ईथर दिख एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। यहाँ पे एक दिखते बना के, ओ
सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी कार्बन का चेन है और यहाँ पे भी कार्बन का चेन है। तो अब हमें इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अब समझ लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसे हम लॉन्गेस्ट चेन मान लेंगे, और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो जो लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे जो जो छोटा होगा उसे हम ऑक्सी नाम देंगे, ऑक्सी, और यहाँ पे एन नाम लिख देंगे, एन। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे 1 2 इथॉक्सी। ऑक्सी वाला नाम पहले लिखेंगे, जो ऑक्सी है उसको पहले लिख दिए, और उसका लिखेंगे एन वाला नाम, इथॉक्सी इथेन, सॉरी इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। तो अब देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। तो मैंने सॉरी एच नहीं, यहाँ पे सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 4 एटम्स है, तो इसको हम लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, जो कि है भी लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे टू में ऑक्सी आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर पे ऑक्सी आ रहा है, तो जहाँ पे कम एटम है उसको हम ऑक्सी लिखते हैं। तो यहाँ पे एक एटम आ रहा है तो मिथॉक्सी, लेकिन यहाँ पे 2 में आ रहा है 1 2, 2 में ऑक्सी आ रहा है तो 2 मिथॉक्सी। और कितना एटम है, 1 2 3 4 5, पेंटेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ईथर का हमें समझ में आ गया। अब और एक तो फंक्शनल ग्रुप है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस में, उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि कैसे होता है। अगला फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे सिलेबस में है वो है एस्टर। तो एस्टर को ए से नहीं लिखते, ई से लिखते हैं, ई एस टी ई आर, एस्टर, ठीक है। तो अगला फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और यहां से कार्बन का चेन, कार्बन चेन, और यहां से भी कार्बन चेन, सी चेन। तो यहाँ पे भी कार्बन चेन है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है। तो ये हमारा एक ईस्टर का स्ट्रक्चर है। तो एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं ईस्टर दिखता कैसा है। सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ऊपर ओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ईस्टर एक्चुअली में दिखता कैसा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये और 3 बॉन्ड बना रहा होगा, और यहाँ पे भी ये 2 बॉन्ड बनाना होगा। हम यहाँ पे जस्ट शो नहीं कर रहे, यहाँ पे हम मेन पर्पस ये बताना है कि इसका नोमेनक्लेचर होगा कैसे। यहाँ पे बस ड्राइंग बनाना मेन पर्पस नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है उसे हम लिखेंगे आइल, YL, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड कार्बन के बाद यहाँ पे जिससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसे हम लिखेंगे आइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है उसको साथ जो जुड़ रहा है उससे हम लिखेंगे OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 इथाइल। पहले हम लिखेंगे आइल वाला पोर्शन, ETHYL, इथाइल। उसका यहाँ पे OH 1 2 3, इथाइल प्रोपेनोएट। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। तो यहाँ पे 1 2 3 आइटम्स आ रहे हैं, OH वाला पोर्शन हम बाद में लिखेंगे और आइल वाला पोर्शन पहले लिखेंगे। यहाँ पे 3 आइटम्स है इसलिए प्रोपेनोएट, और यहाँ पे 2 आइटम्स है इसलिए इथाइल। तो इथाइल वाला पोर्शन हम पहले लिख दिया, इथाइल प्रोपेनोएट। और एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4। तो अब देख रहे हैं हम दोनों साइड में 4 एटम्स है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे O से जो जुड़ा हुआ है इसे हम लिख देंगे आइल। तो इसका हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और यहाँ पे 4 एटम्स आ रहा है तो उसको लिख देंगे ब्यूटानोएट। तो अब हमें ये भी समझ में आ गया कि एस्टर्स का नाम कैसे लिखा जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझते हैं और सीक्वेंसेस को समझते हैं, जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे।
यहाँ पर तो समझ में आ गया कि हमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है, लेकिन अब कुछ केसेस ऐसा समझते हैं। अगर ऐसा हुआ कि उसमें डबल बॉन्ड भी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, उसे कार्बन चेन का नंबरिंग कहां से करेंगे? तो उसके लिए आपको एक तो लाइन याद रखना है, वो है एफ एम एस एल ए, एफ एम एस एल ए, इसको याद रख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में। तो एफ में आता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, एम में आता है मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, एस से आता है सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, एल से आता है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, और ए से आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब समझ लीजिए कि अब कुछ केसेस कंसीडर करके देखते हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स का होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का होगा, फिर लॉन्गेस्ट चेन का होगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर O, यहाँ पे एक तो OH आ गया, यहाँ पे एक तो क्लोरीन भी आ गया, यहाँ पे एक ब्रोमीन भी आ गया, तो यहाँ पे ब्रोमीन भी आ गया, यहाँ पे क्लोरीन भी आ गया, यहाँ पे ओइक एसिड भी आ गया। तो अब देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो अब सोच रहे होंगे कि अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग के लिए देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला नंबर देंगे, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबर दिया और यहाँ से नंबरिंग हो गया 1 2 3 4। तो अब और एक नोमेनक्लेचर में हमें ये भी समझना होगा कि जिसका अल्फाबेटिकली पहले नाम आता है उसे हम पहले लिखेंगे, ना कि ऐसे जाएंगे कि यहाँ पे पहले क्लोरीन लिख दिया फिर ब्रोमीन लिख दिया। तो हम इसका नोमेनक्लेचर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब यहाँ पे कितना आइटम्स है, 4 आइटम्स, तो उसका होगा ब्यूट, कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो एन, और यहाँ पे 1 का आता है ओइक एसिड। 1 को हम लोग मेंशन ना भी करें तो भी चलेगा, तो यहाँ पे होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 ब्रोमो क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का नाम पहले आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमो आता है, तो 3 ब्रोमो, यहाँ पे हम जानते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन जो होता है वो सेम हैलाइड ग्रुप से होते हैं और वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में जो उसका सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नाम आता है उसे हम पहले लिख देंगे, ना कि पोजीशन। पोजीशन तो क्लोरीन का छोटा है, तो इस हिसाब से क्लोरीन को आगे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन को हमें ऐसा आगे नहीं लिखना है, क्लोरीन को हमें लिखना है पीछे, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें पोजीशन का नंबर नहीं देखना है, हमें देखना है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली में बी आता है पहले, सी से पहले बी आता है, तो इसलिए हमने ब्रोमो लिख दिया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब और एक केस देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। और एग्जांपल देखते हैं, आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे आ गया एक ब्रोमीन, यहाँ पे आ गया एक क्लोरीन। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, कार्बन 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 नंबरिंग कर दिए। यहाँ पे ब्रोमो आता है, तो पहले हम लिख देंगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, उसका होगा 3 क्लोरो, कितना आइटम्स है, 3 प्रो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो लिखेंगे हम प्रोप 2 इन, और यहाँ पे 1 पे आ रहा है ओइक एसिड, प्रोप 2 इन ओइक एसिड। तो चलिए हमें ये समझ में आ गया है बहुत हद तक कि मतलब सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, हमें सीक्वेंस समझ में आ गया है। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आप समझ गए होंगे कि वहां यहाँ से यहाँ तक है, फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लॉन्गेस्ट चेन, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें समझ में आ गया। अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या हुआ अगर
दो अगर 2 बार ब्रोमीन या 2 बार क्लोरीन या 2 बार आयोडीन या फिर 3 बार क्लोरीन या 3 बार आयोडीन आ जाए तो क्या होगा। तो वैसा केस भी देखते हैं एक बार। यहाँ पे और एग्जांपल्स दिखेंगे। यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए एक बार क्लोरीन आता है तो उसे हम क्लोरो ही लिखते हैं। अगर 2 बार क्लोरीन आता है तो उसे लिखते हैं डाइक्लोरो। ये बस क्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबके लिए वैलिड है। अगर 2 बार आ रहा है तो एक उसका नाम लिख देंगे हम लोग नॉर्मल, जैसा हमने सीखा है। अगर 2 बार आ रहा है तो डाई यूज करेंगे। अगर 3 बार आ रहा है तो ट्राइक्लोरो, तो ट्राई हो जाएगा। अगर 3 बार फ्लोरीन आ रहा होगा तो ट्राइक्लोरो लिख देंगे। अगर 3 बार ब्रोमीन आ रहा होगा तो ट्राइब्रोमो लिख देंगे। और 4 बार आ रहा होगा तो टेट्राक्लोरो। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर अलग से लिख देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 इस साइड से कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पे 2 बार क्लोरीन आ रहा है तो 2,2, उसका 3 में 2 बार आ रहा है तो 3,3। जितने भी पोजीशन में क्लोरीन आ रहा है सब एक साथ लिख दिया डैश। कितना बार कितना क्लोरीन है, 1 2 3 4, टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोरो और कितना तो कार्बन है 1 2 3 4, जो कि हो जाएगा टेट्राक्लोरो ब्यूटेन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यहाँ पर रूल्स क्या होता है और यहाँ पर हमें नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इस सीरीज में और भी वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री की, और हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले हमारे वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।